हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। और हम आए हैं आपके लिए लेकर के एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं आज बायोलॉजी इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी बेस्ड। और वो भी एक और अच्छी बात है कि जो यूपी बोर्ड में अभी जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें इसको शामिल भी किया गया है। आज ऐसा ही टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए। इसके पहले आपने हमारी जितनी भी वीडियोस आई उनको बहुत सारा प्यार दिया, तो सबसे पहले उनके लिए हमारा जो भी आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहें। जितना आप लाइक करते हो, कमेंट करके रिप्लाई करते हो या जो भी डाउट्स क्लियर करते हो, हम लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए इन सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, जिससे आपको मिले सारी अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज। लिंकेज। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो भी लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं चैनल पे और उनको पिछली वीडियो उन्होंने नहीं देखी है, तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन जेनेटिक्स की सीरीज चल रही है, यानी ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स माने इसको बोलते हैं मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, बिल्कुल पूरा डिटेल में हमने उसके बारे में जाना कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यानी गुणसूत्र क्या होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर पूरा कैसा होता है, वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है या किस तरीके का होता है, वो किसका बना होता है, यानी जो उसका मैट्रिक्स था वो हमने पढ़ा था। डीएनए जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए था, आरएनए था और साथ में प्रोटीन थी। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन भी दो तरीके की हो गई, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद हमने क्रोमोसोम के इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ में ये भी जाना था कि सैटेलाइट क्या होता है, एक और टॉपिक पढ़ा था सेट। सेट क्रोमोसोम में क्या होते हैं, सेट का मतलब क्या होता है, तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जब देखो हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज को हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। क्या बोलते हैं? सहलग्नता। क्या एनसीईआरटी है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं। आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, पिछली वीडियोस को आप जरूर देखते रहें, तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा और चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या होता है, सहलग्नता क्या होती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं सहलग्नता क्या होती है। कि सहलग्नता का मतलब है सह माने साथ में, सह माने साथ में, लग्न माने लगे हुए। देखिए दो वर्ड है, सह लग्न। सह माने लगे हुए, साथ में और ठीक है, क्लियर। सह लग्न, साथ में लगे हुए। साथ में क्या लगे हुए, देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास लगे हों। बात समझ आई? कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये पृथक नहीं होते, यानी ये जीन आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी एक साथ फिर भी बने हैं। समझना, एक गुणसूत्र पर हम फिर से समझ लेते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर ये पास पास में स्थित हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही साथ लगे रहते हैं। क्लियर हो रहा, यानी एक साथ लगे रहते हैं और ये एक साथ ही अगली पीढ़ी में वंशागत भी होते हैं। क्लियर, पास पास लगे हैं, किस पर लगे हैं, गुणसूत्र पर लगे हैं, अगली पीढ़ी में वंशागत होंगे यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर भी अलग नहीं होते हैं, साथ लगे रहते हैं और एक साथ ही अगली पीढ़ी में सहवंशागत होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहवंशागत, यानी ये अगली पीढ़ी में एक साथ ही वंशागत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लक्षण यानी ऐसे जीन, इन जीनों को हम बोलेंगे सहलग्न जीन। क्या बोलेंगे? सहलग्न जीन। क्लियर हुआ? क्या इनको बोलेंगे? सहलग्न जीन, यानी लिंकेज जीन। लिंकेज जीन। क्लियर? अच्छा, इनको हमने बोल दिया सह लिंकेज या लिंकेज ईडी लगा देते हैं, लिंकेज जीन। ठीक है, और जो जीन
ये कैरेक्टर को शो करते हैं, यानी इस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या हम कहेंगे? तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो पूरी प्रोसेस हमारी कहलाएगी सहलग्नता। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये सबसे पहले संलग्न यानी जो लिंकेज है, इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? हम हर वीडियो में जानते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको सबसे पहले किसने किया? तो लिंकेज को सबसे पहले एक थे सटन, क्या नाम था? सटन। और एक इनके साथी थे, उनका नाम था बोवेरी, नाम बहुत सुना है, कॉमन नाम है बोवेरी। इन दोनों ने मिल करके सबसे पहले लिंकेज वर्ड का यूज किया था 1903 में। 1903 में इन लोगों ने मिलकर के सटन और बोवेरी ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिंकेज का वर्ड किया था। ठीक है, ये तो बात हो गई हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर कैसे समझाएंगे, वो तो आप सभी कितने होशियार हैं, आप सबको समझ आएंगे। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया सा बात है कि दिस फिनोमिना इज, ऐसे बोले, दिस फिनोमिना इज दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ जीन, यानी ये फिनोमिना जो है वो जीन्स की वंशागति को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीन्स की वंशागति को बताता है। तो इन लिंकेज टू और मोर जीन लिंक्ड टुगेदर ऑलवेज। क्लियर? क्या बोलेंगे? इन लिंकेज, नाम से क्लियर है, इन लिंकेज टू और मोर जीन लिंक्ड विद टुगेदर आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर इन सेम कॉम्बिनेशन फॉर मोर देन 2 जनरेशंस, यानी 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों में ये एक साथ ही जीन दो होते हैं, वो वंशागत होते हैं, यही कहलाता है सहलग्नता। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक नाम आता है मॉर्गन का। कुछ लोग ऐसे थे, जो कुछ साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने कुछ व्यूज दिए इसके बारे में। तो एक नाम आता है मॉर्गन का। ठीक है, मॉर्गन का नाम लिखते हैं, मॉर्गन। तो मॉर्गन ने कुछ बताया। मॉर्गन ने क्या बताया? तो मॉर्गन ने बताया, इनका नाम था पूरा थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, सॉरी हॉट नहीं, थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने करीब करीब 1900 से 7 या 8 साल बाद, यानी 1900 कितना हुआ, 7 3 10 11 में, यानी 10 और 11 का जो समय था, 1910 और 11 का जो समय था, उस टाइम इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो एक मक्खी का नाम होता है ड्रोसोफिला। क्या नाम होता है? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, इसका नाम होता है, हिंदी बोलते हैं फल मक्खी। फल मक्खी, मक्खी का नाम याद आ गया, एक मूवी थी सलमान खान की, आपने भी देखी होगी, मक्खी। सलमान खान के भाई का नाम रहता है उसमें मक्खी, जो एक्चुअल में भाई है? तो शायद वही डायरेक्टर भी था। तो ऐसे चीजों को आप जोड़ के भी याद रख सकते हो कि तो ये मक्खी जो ये वाली है, कौन वाली मक्खी है? सलमान खान वाली मक्खी नहीं है, दबंग वाली मक्खी नहीं है, ये फल वाली मक्खी है, ड्रोसोफिला। इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मॉर्गन ने। कब किया था? उन लिंकेज के जब डेफिनेशन आ गई, बोवेरी ने जब बता दिया लिंकेज को, उसके करीब 7 साल के बाद 1910 और 11 में। ठीक है, क्या इन्होंने किया? तो इन्होंने किया, जो मक्खी थी इस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। प्रयोग में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 2 तरीके की मक्खी ली। पहली ऐसी जो सामान्य शरीर वाली थी, सामान्य रंग था उनका और सामान्य पंख थे, और दूसरे काले रंग वाली मक्खी ली। ठीक है, और इसके पंख जो थे वो अवशेषी थे। ठीक है, जब इनमें दोनों में क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी में मक्खियां बनी वो सभी सामान्य शरीर और सामान्य रंग वाली मक्खियां थी। क्लियर है? यानी इन्होंने बता दिया कि जो अवशेषी अंग है, जो काली मक्खी में जो अवशेषी पंख थे, उन्होंने बताया कि वो अप्रभावी है। अच्छा, प्रभावी है, प्रभावी को समझने के लिए अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो मेंडल के नियम नहीं देखे तो प्लीज सबसे पहले उसको देखें, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर आ जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इन्होंने किसने कराया? मॉर्गन ने अपनी थ्योरी दी। किस पर कराया? फल मक्खी पर कराया। ठीक है, तो इन्होंने मक्खी के बारे में पूरा बताया कि कैसे उसको उन्होंने बताया कि जो काला रंग है वो काला रंग जो है वो अवशेषी जो पंख थे वो अप्रभावी हो जाता है, और जो उसका सामान्य रूप था, सामान्य पंख थे, वो प्रभावी हो जाते हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया अपने प्रयोग के द्वारा मॉर्गन ने कि वे जीन सहलग्नता दर्शाते हैं जो गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि जब सहलग्न जीन जब वंशागति करते हैं तो वे अपने मूल समूह में बने रहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि एक गुणसूत्र पर मिलकर, एक गुणसूत्र पर जितने जीन्स लगे होते हैं वो सहलग्नता करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। किसने दी? मॉर्गन ने दी।
अब बारी आती है कि लिंकेज कितने प्रकार की होती है, यानी इसको बोल देते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ लिंकेज। ठीक है, संलग्नता के प्रकार। तो संलग्नता दो प्रकार की होती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ये हो गए दो प्रकार की। कौन से दो प्रकार? एक हो गई कंप्लीट और दूसरी हो गई इनकम्प्लीट। माने इसको हम बोलेंगे पूर्ण संलग्नता और इसको बोलेंगे अपूर्ण संलग्नता। ठीक, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता, यानी कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है, यानी पूर्ण संलग्नता क्या होती है? तो पूर्ण संलग्नता को समझ लेते हैं। पूर्ण का मतलब क्लियर है, पूरी, यानी ऐसी प्रोसेस हो रही है पूरी तरीके से लिंकेज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसे हम बोलेंगे क्या, सॉरी, कंप्लीट संलग्नता। ठीक है, तो कंप्लीट में क्या बोलेंगे? तो इसका और भी नाम से पूछी जाती है, कई बार परीक्षाओं में देखे तो हम उनके नामों को भी ध्यान रखेंगे कि और किन किन नामों से पूछी जाती है। तो इसे या तो कंप्लीट लिंकेज के नाम से मिलेगी या पूर्ण संलग्नता के नाम से मिलेगी, और कई बार जीन विनिमय में भी इसको शामिल करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है कंप्लीट लिंकेज? तो देखिए, ए लिंकेज इज सेड टू बी कंप्लीट लिंकेज व्हेन, यानी एक लिंकेज को कब हम कंप्लीट बोलेंगे, पूर्ण कब बोलेंगे? तो अ लिंकेज इज कंप्लीट said to be when two or multiple character are inherited in normally surface in two or further generation in their parental or original combinations, they are known as complete linkage। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि उन्होंने प्रयोग के द्वारा ही बताया था। तो ऐसे समझ लेते हैं कि जब एक गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं और इसमें पैतृक पीढ़ी के समान ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की संलग्नता पूर्ण संलग्नता पाई जाती है, यानी इसमें कैरेक्टर जो थे वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो गुणसूत्र थे वो आपस में अलग नहीं होते हैं जो उस पर जीन लगे थे। और अपूर्ण में क्या पाया जाता है कि जब जो होमोलिगस जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जो समजात होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, होमोलॉगस माने समजात, तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है कि समजात गुणसूत्र यानी जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, यानी जीनों का आदान प्रदान होता है, विनिमय की क्रिया हो जाती है। तो इससे अगली पीढ़ी में जो अगली पीढ़ी की जो संतानें होती हैं उनमें जो उनका पेरेंटल जो कैरेक्टर्स थे उनमें कुछ फिर से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। इनमें परिवर्तन नहीं होता था लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, यानी इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये कहलाता है अपूर्ण संलग्नता। इसे भी ध्यान रखेंगे, यानी अगली पीढ़ी में इसमें जाकर कुछ परिवर्तन हो गया और इस वाली में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो अब अगर दोनों को मिला के यानी रिकॉम्बिनेशन के बिहाफ पे अगर हम डेफिनेशन बताएं तो क्या होगा? तो होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द फिनोमिना दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। यानी रिकॉम्बिनेशन भी यही प्रकार का है और लिंकेज भी यही है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द फिनोमिना दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। तो ये बात निकल के आती है संलग्नता से। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं कि जो ये लिंकेज होता है इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीजें इस पर अपना इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे बढ़िया इफेक्ट डालती है इस पर एज, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी में बोलेंगे तो प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी फैक्टर इफेक्ट क्या हो गए? फैक्टर्स कौन कौन से इसको अपना इफेक्ट डालते हैं। तो पहला इसमें हमने बताया एज। ठीक है, एज कैसे प्रभावित करती है? तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीन विनिमय यानी जो जीन का ट्रांसफर है, रिकॉम्बिनेशन है, वो प्रोसेस कम होती जाती है। कम एज में ये आसानी से हो जाती है, जब एज बढ़ जाती है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है? यानी कि जो संलग्न जीन है वो तीव्रता से कब बढ़ेंगी? इनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, पहला हो गया एज। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे होता है, यानी ताप कैसे होता है? पहला हो गया आयु
और दूसरा हो गया तापमान। तापमान कैसे करता है? तो ताप बढ़ने पर अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में कियाज्मा की रेट बढ़ जाती है, कियाज्मा की दर बढ़ जाती है, यानी सहलग्नता की दर कम हो जाती है। अब इसमें क्या था? सहलग्नता की दर बढ़ जाती है और इसमें ताप बढ़ने पर इसकी दर घट जाती है। तीसरा होता है लोकेशन। लोकेशन ये भी अपना लिंकेज पर इफेक्ट डालती है। लोकेशन को बोलते हैं स्थिति, काहे की स्थिति। तो इसमें जो गुणसूत्र के जो किनारे जीन्स होते हैं वो भी, उनमें भी जीन का विनिमय कम होता है, यानी ये जीन भी अधिक सहलग्नता बहुत तीव्रता से ये प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात निकल के, अच्छा ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर में, क्यों ये होते हैं या क्या इनका महत्व है, इसको भी समझ लेते हैं। लिंकेज का क्या महत्व है? तो लिंकेज का सबसे बढ़िया है कि जो नई वैरायटीज उत्पन्न होती हैं, यानी जो नए कैरेक्टर होते हैं उनको रोकने में सबसे बड़ा लिंकेज का हाथ होता है। वरना हर बार एक नई प्रजाति बन जाती, हर नई जनरेशन में सारे कैरेक्टर बदल जाते। तो इसको रोकने का जो सबसे बढ़िया काम करती है वो लिंकेज के द्वारा ही होता है। दूसरा, इसमें जो सिंगल वैरायटी जो होती है उसमें सभी कैरेक्टर मिलेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत बार होती है और बहुत बार नहीं होती, तो ये भी इसका एक फायदा मिल जाता है। अब अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर तो जानते ही हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जीन एक्सचेंज। क्या नाम होता है? जीन एक्सचेंज। ठीक है, हिंदी में इसको एक को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इनको बोलते हैं पारगमन। पारगमन। एक और होता है नाम इसका जीन विनिमय। क्या नाम होता है? जीन विनिमय। अभी इस टर्म का हमने पीछे प्रयोग किया था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन विनिमय क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, संकरण को लेकर के बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए। ठीक है, किसी ने कहा कि सहलग्नता की वंशागत होती है, किसी ने कुछ बताया, तो अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए। लेकिन जो उसका कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या होता है कि जीन विनिमय होता क्या है। तो जीन विनिमय का मतलब यही हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन की जो पहली स्टेज होती है उसमें पैक्टिन प्रावस्था जो पाई जाती है उसमें समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे चल के इनमें जो समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान होता है और ये धीरे धीरे करके अलग होकर के एक नया जीव बनाते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर बोलेंगे कि खंडों की आदान प्रदान, यानी जो ये सेगमेंट है, खंडों का आदान प्रदान कहलाता है जीन विनिमय। यानी जीन के जो खंड हैं उनका आदान प्रदान ही कहलाता है जीन विनिमय। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑब्जर्व इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द क्या बोलेंगे, पैथिन स्टेज ऑफ प्रोफेज इन द सेल डिवीजन, प्रोसेस ऑफ meiosis एंड ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द लिंकेज जीन। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो इसके खंडों का जो आदान प्रदान होता है, यानी जीन के जो खंडों का आदान प्रदान होता है, यही कहलाता है जीन विभाजन। इसको और समझते हैं। 1909 में एक नाम आता है जेनसन का। जेनसन का नाम आता है। तो जेनसन ने क्या किया? जेनसन ने अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था, यानी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज फर्स्ट का जो कियाज्मा होता है, कियाज्मा हिंदी बोलेंगे कियाज्मा। ठीक है, कियाज्मा निर्माण की प्रक्रिया को देखा। किसने देखा? जेनसन ने देखा कि कैसे प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में कियाज्मा बनती है। ठीक है, फिर मॉर्गन ने 1910 में अपने प्रयोग करके बताया कि कियाज्मा का निर्माण
जीन विनिमय की क्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी कियाज्मा ही जीन विनिमय क्रिया को आगे लेकर के जाता है। और इसके बाद मान लिया गया कि समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है। किसके मध्य होता है? समजात गुणसूत्रों के। समझ लेते हैं, समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र होंगे इनके मध्य, के मध्य, ठीक है, के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जो खंड हैं उनमें आपस में आदान प्रदान ही कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। ये बहुत बढ़िया प्रोसेस होती है, खूब पूछी भी जाती है। और इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे देख लेते हैं कि जो ये पहली बात तो ये है कि इससे नई जाति का विकास भी हो जाता है, यानी नई जो संतान उत्पन्न होती है उसमें नए गुणों का भी विकास हो जाता है, इसमें संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जीन विन में होने से, कि कुछ बच्चों में कुछ माता के कैरेक्टर आ गए, कुछ पिता के कैरेक्टर आ गए, तो अगली जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में और बहुत अच्छा लेकर के आएगा, तो अगली वीडियो को आप जरूर देखें। आज तो सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप एक समझ सकते हैं कि पिछली भी वीडियो आई थी, इससे पहले वाली में गुणसूत्र का एक तरीके से परिचय दिया गया, इसमें जीन विनिमय का दिया गया, और ये सारा मिक्सचर आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है बहुत डिटेल में। तो प्लीज अगली वीडियो को जरूर देखें और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।